सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की एक महत्वपूर्ण कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित वे आँखें। वे आँखें कविता पढ़ने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। छायावाद की कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में कौसानी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी तथा उच्च शिक्षा बनारस तथा इलाहाबाद में हुई थी। प्रकृति के अद्भुत रचनाकार पंत जी ने सर्वप्रथम प्रकृति को काव्य के महत्वपूर्ण विषय के रूप में हिंदी साहित्य में स्थान दिलवाया। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। चिदंबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ तथा कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंत जी ने रूपाप पत्रिका का संपादन भी किया तथा 1977 में सुमित्रा नंदन पंत जी का निधन हुआ था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत रहते थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी चित्र भाषा अर्थात पढ़ते पढ़ते एक चित्र का ज्ञान हो जाना या चित्र सा दिखाई देना की संज्ञा दी है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है और अपनी कविताओं में भी इसी का प्रयोग किया है। प्रस्तुत कविता वे आँखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में पंत जी ने किसान और निम्न वर्ग जो भी जहाँ भी शोषण का शिकार होते हैं उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। वे आँखें में खासकर उन्होंने किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। किसान का जीवन जैसा स्वतंत्रता से पहले था वैसा ही स्वतंत्रता के बाद भी दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय किसान के जीवन की समस्याओं को तो अभिव्यक्त किया है, साथ ही साथ बताया है कि उसके जीवन में किस तरीके से कर्ज का बोझ और साहूकार दोनों आते हैं और वह उनके सामने अपने आप को विवश जान पड़ता है। वह अपना सब कुछ बेचकर भी साहूकार से लिया हुआ ऋण नहीं चुका पाता, जिसका परिणाम उसकी आंखों के सामने उसका भरा पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कविता वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार क्रगार सदृश बह खिसका। अंधकार की गुहा, गुहा मतलब होता है गुफा, सरीखी के समान, दैन्य होता है दीन भाव, रोदन रोना, मझधार मतलब समस्याओं के बीच में छोड़ जाना, कगार कहते हैं नदी का ऊंचा किनारा या टीला, सदृश होता है समान। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने किसानों की दुर्दशा, शोषण तथा दयनीय स्थिति को देखकर आहत होकर उनकी स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं किसानों की दुर्दशा, किसान की आंखें अंधकार की गुहा सरीखी। किसान की आंखें
दुख दीनता से भरी किसी गहरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। अर्थात उन आँखों से डरता है मन, कि जैसे अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है ना, उसी प्रकार किसान की गहरी अंधकार से भरी हुई आंखों को देखने से कवि कहते हैं कि डर लगता है, क्योंकि भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, उस क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं, अर्थात कोई रोशनी की या आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती है, बल्कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो केवल दरिद्रता है। उन आंखों में गरीबी का दुख है, कष्ट सहे जाने का रुदन अर्थात दारुण रोदन, दुख भरा रोना है, और उसकी आंखों में झांकने का कवि कहते हैं साहस नहीं होता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका, कि आज ठीक है, हमारा देश आज़ाद हो गया है, स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वतंत्र हो गए, इस बात का अभिमान उसकी आंखों में दिखता है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, कि वो इस बात का उसकी आंखों में अभिमान भी झलकता है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि स्वाधीन होने के बाद भी, स्वतंत्र होने के बाद भी उसकी दशा में कोई सुधार नहीं आया है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका, किसान को मझधार में छोड़कर, अर्थात देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन शासक वर्ग ने किसानों को ऐसे ही उनकी समस्याओं के साथ अकेला छोड़ दिया है, उनसे किनारा कर लिया है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला, उनकी स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही अभी है, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। तो बच्चों, यहाँ पर विशेष में या काव्य सौंदर्य में हम पढ़ते हैं, कवि ने किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ देखिए अंधकार की गुहा सरीखी और संसार कगार सदृश बह खिसका में उपमा अलंकार है, और दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। पंत जी की काव्य भाषा यहाँ पर मानक खड़ी बोली है। अब पढ़ते हैं हम अगली पंक्तियां। लहराते वे खेत दृगों में, दृग क्या होता है, आंखें, हुआ बेदखल वह अब जिन से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से, बेदखल जिसको निकाल दिया है, तृण मतलब एक तिनका, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन कौन होते हैं, जो जमींदार या महाजनों के आगे काम करने वाले, उनके कारिंदे या जो उन्होंने लठैत पाले होते हैं, उनको कारकुन कहा जाता है। तो लहराते थे खेत दृगों में, इन पंक्तियों में कवि ने महाजनों के शोषण का शिकार हो रहे भारतीय किसानों की दशा का वर्णन किया है कि किस तरीके से वह परेशान करते हैं या क्या करते हैं। देखिए कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिन से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। यहाँ पर पंजी कहते हैं कि वह कभी अपने खेतों को लहराते देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उसे उसके खेतों से बेदखल अलग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और जिन खेतों की फैली हुई हरियाली को देखकर, हरियाली के तिनकों को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था, और जो कि खेत ऐसे जो उसके जीवन जीने के आधार थे, आज उन खेतों पर उसका ही अधिकार नहीं है, और इस तरीके से उसके जीवन की जैसे खुशियां उससे छीन ली गई। खेतों की हरियाली नहीं छीनी गई, खेत नहीं छीने गए, लगता है जैसे कि हरियाली छीनने के साथ साथ उसके जीवन जीने की प्रसन्नता भी छीन ली गई है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा बहुत प्यारा, कारकुनों की लाठी से जो
गया जवानी में ही मारा, कारकुन लठैत। आज किसान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पर उसका जीवन बिल्कुल वीरान हो चुका है। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसको बहुत ही प्यारा था। जमींदार के कारिंदों ने उसको मार दिया, लठैतों ने मार दिया। अब किसान की जिंदगी में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा। उसकी सभी आशाएं जो कि उसको अपने पुत्र से थी, अपनी खेतों से थी, खेत छीन लिए गए, पुत्र को मार दिया गया। और इस तरीके से किसान की जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य में पढ़ेंगे, जमींदार द्वारा किसान को अपनी जमीन सहित सारी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। उसके लहराते खेत और कारकुनों द्वारा लाठी से मारे जाना यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बिंब बन पड़ा है। आंखों में घुमा करता और आंखों का तारा, ये एक मुहावरे हैं जो कवि ने बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किए हैं। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। अब देखेंगे हम अगली पंक्तियां। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन ऋणदाता जो कर्ज देता है, कौड़ी मतलब पैसा। रह रहे आंखों में चुभती व कुरकुही बर्दों की जोड़ी। आंखों में चुभना, बुरा लगना, कुर्क होना, जब्त कर लेना। बर्दों मतलब बैल। उजरी उसे उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी सफेद रंग की उसकी गाय, दुहाना मतलब दूध निकालना। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजड़ जाना, बर्बाद हो जाना। इन पंक्तियों में कवि ने महाजन द्वारा मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है कि बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। कवि किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं, किसान हमेशा लगान और महाजनों ऋण की वजह से महाजनों के कर्ज के तले दबा रहता है, चाहे वो भारत आज़ाद हो, चाहे वो भारत गुलाम हो। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले। रह रहे आंखों में चुभती व कुरकुही बर्दों की जोड़ी। अब जो उसको क्या याद आ रहा है? खेत तो उसके पहले ही ले लिए गए थे, पुत्र उसका पहले ही मार दिया गया था। अब बैलों की जोड़ी भी जो है उसको भी महाजन ने अपना पैसा वसूल करने के लिए, वह जोड़ी जो किसान को बहुत प्रिय थी, देखते देखते नीलाम करवा दी। और आज वही बैलों की जोड़ी किसान की आंखों के सामने ऐसा लग रहा है जैसे चुभ रही है, अर्थात उसको उसकी यादें जो आ रही है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा दुख दे रही हैं। अगली पंक्तियां देखिए। उजरी कहाँ, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक गाय थी सफ़ेद, जिसे वो उजरी कहा करता था, और वह गाय उस किसान के अलावा किसी को दूध नहीं दूहने के लिए पास आने देती थी। अब क्या हुआ उस गाय का? आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। आज वो गाय भी बिक गई, उसकी खुद सुख की खेती उजड़ गई। सालों उसी के परिश्रम से बनाया गया उसका घर, धन संपदा, उसके पशु, सब कुछ बिक गए। और जब आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती, आज जो उसकी आंखों के सामने यह सुखमय दृश्य जब आ रहे हैं, जब ये सभी चीजें उसके पास थी, वो स्मृतियां जो सुखद लगती हैं, लेकिन अब जब सब कुछ चला गया तो मतलब वह दुख ही दुख दे रहा है। अच्छा, इसका हम काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। इस काव्यांश में किसान की दयनीय मतलब बहुत बुरी स्थिति का वर्णन किया है। भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण है, मुहावरेदार भाषा है। यहाँ पर आंखों में चुभना, आंखों में नाचना, अनुप्रास अलंकार की छटा है, जैसे घर द्वार, कौड़ी छोड़ी, उजरी उसके, किसे कब। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगली पंक्तियां।
बिना दवा दर्पण के, दवा दर्पण दवाएं इत्यादि, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती। घरनी उसकी पत्नी, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कि अब किसान क्या कहते, किसान के यहाँ पर क्या पारिवारिक दुख का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हुए कवि क्या कहते हैं, किसान के दुखों का यहाँ पर अंत नहीं हुआ। खेत गए, पुत्र की मृत्यु हो गई, गाय चली गई, बैल की जोड़ी चली गई, लेकिन फिर भी उसके दुखों का यहाँ अंत नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब किसान ने सारी संपत्ति नीलाम करवा दी और उसके पास एक कौड़ी नहीं छोड़ी। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उसकी पत्नी बीमार हो गई और धन के अभाव में वो दवा ना खरीद पाया और दवा के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें भर आती। और अपनी पत्नी की मृत्यु को जब वो याद करता तो उसकी आंखें रह रह कर भर आती। क्या हुआ फिर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब हुआ क्या कि पत्नी की तो मृत्यु हुई, अब उसकी बेटी जो है वो बहुत छोटी थी, दूध पीने वाली बच्ची थी, उसका भी उचित पालन पोषण नहीं हुआ और उसी के अभाव में वो बच्ची भी चल बसी। इस प्रकार किसान को चारों तरफ से विपत्तियों ने, दुखों ने, समस्याओं ने घेर लिया। अब क्या है, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातन, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब हुआ क्या कि किसान को चारों तरफ से विपत्तियों ने तो घेर ही लिया। किसान का बेटा, पत्नी, बेटी काल के ग्रास बन चुके थे, वो मर चुके थे। पहले बेटा मरा, फिर पत्नी मरी, फिर छोटी बच्ची की भी मृत्यु हुई। अब हुआ क्या, अब घर में उसके केवल पुत्र वधू यानी उसके बेटे की पत्नी थी, जिसके ऊपर उसके पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था और जिसको पहले तो घर की लक्ष्मी कहा जाता था। लेकिन हुआ क्या, लक्ष्मी थी यद्यपि पतिघातन और उस पर पति की मृत्यु का इल्जाम जब लगाया गया तो एक दिन कोतवाल ने उसको बुलाकर उसके साथ ऐसा कुछ गलत किया कि वो अपना अपमान नहीं सह पाई और कुएं में डूबकर उसने भी आत्महत्या कर ली। अब क्या है, किसान बिल्कुल अकेला और चारों तरफ से उसके क्या है, दुख ही दुख। उसके दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। पुत्र गया, पत्नी गई, पुत्री गई, पुत्र वधू गई, बैल गए, खेत गए, गाय गई, सभी चीज एक 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 करके उसके हाथों से जाती चली गई। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत काव्य में किसान की पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्मस्पर्शी वर्णन कवि द्वारा किया गया है। दवा दर्पण अनुप्रास अलंकार है। करुण रस की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। ग्रामीण शब्दावली भी जैसे लक्ष्मी, पतोहू और इसी के साथ भाषा सहज और प्रवाहमय है। अब अंतिम पंक्तियां देखते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, एक ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुदगर, सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती मतलब तिरस्कृत, जोरू पत्नी, सुध होना याद आना, सांप लौटना जलन होना, और छाती का फटना क्या होता है, बहुत दुख होना। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ व चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। चितवन देखना या दृष्टि। इन पंक्तियों में किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण कवि द्वारा किया गया है। कवि कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। कवि कहते हैं आमतौर पर पत्नी को जो है पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है। कहा जाता है एक नहीं है तो कोई नहीं, दूसरी आ जाएगी, दूसरा विवाह हो जाएगा। और उसी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को तो फिर भी भूलने का प्रयास कर रहा है, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन जब उसे अपने पुत्र की असमय मृत्यु की याद आती तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते। मतलब वह दुख बर्दाश्त करने लायक नहीं रह जाता।
असहनीय हो जाता। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। अपने जब वो क्या करता, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, उसके अतीत के जब अच्छे पल, सुखद पल का जब उसे याद आती, तो थोड़ी देर के उसके लिए उसकी आंखों में क्या आ जाती थी, खुशी आ जाती थी। जैसे वो उन खुशियों की स्मृतियों से बाहर निकल के आता और जैसी वास्तविकता उसके सामने आती, तो उसकी दृष्टि जो है जैसे शून्य में गड़ जाती, एक तरफ को हो जाती, और वह दृष्टि ऐसा लगता तीखी सुई के समान बनकर उसके दिल में, उसके हृदय में चुभने लगती। अर्थात वह जो सुख की क्षणिक चमक उसकी आंखों में दिखाई देती, जब वो सुख भरे दिन याद करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने दुखों की तरफ आता तो ऐसा लगता कि उसके जीवन में दुख का कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही मानो शेष रह गया है। यहाँ पर काव्य सुंदर में हम पढ़ेंगे, किसान की मानसिक पीड़ा का बहुत ही करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है, और ना सही एक दूसरी आती कहकर उस समय के काल विशेष के नारी के प्रति संकुचित तथा रूढ़िवादी विचार जो है उजागर होते हैं। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग है, सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती, तथा उपमा अलंकार का प्रयोग है, तीखी नोक सदृश बन जाती पंक्ति में। भाषा सरल एवं सहज है। पंत जी ने इस कविता में सबसे पहले तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय किसान का जो है एक मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया है कि कैसे होता था, और उनको हमेशा किसान की आंखों में निराशा, दुख, दीनता, त्रास, पीड़ा, भ्रम, संशय, आतंक यही दिखाई दिया कि किस तरीके से महाजन की शोषण व्यवस्था द्वारा किसान की हरी भरी खेती छीन लेना, उसके बाद उन पर निर्मम अत्याचार करना और उन्हीं की खेती, उन्हीं की संपत्ति से बेदखल कर देना, और बेदखल करने के बाद यहाँ भी वो नहीं रहते, उनके प्रियजनों को मार डालना और कुछ न कुछ करके उनके जानवर कब्जा लेना। और ऐसा लगता है कि जैसे एक किसान का दुर्भाग्य बनकर सूदखोर या महाजन आते हैं, जो कि देखते देखते उनकी भरी पूरी गृहस्थी उजाड़ देते हैं। किसान अपने घर की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता था, उसकी बहू बेटियों को सरेआम अपमान कर दिया जाता था, अपमानित कर दिया जाता था। ये सभी वेदनाएं किसान की गहरी आंखों में सदा ही समाई रहती थी, और ऐसा लगता था कि उसका जीवन जो है अब बिल्कुल असहनीय या ना जीवन जीने योग्य रह गया है। तो कवि को एक किसान की आंखों में ये सारे दुख जो हैं दिखाई देते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में हम अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।